मैं ओम सैनी साहब जरा इसको मैं भी थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि जैसे संतोष भाई साहब ने कहा कि मैं बहुत क्लियर हूं। मैं स्टेट इलेक्शन के बाद मैं जितने मेरे दोस्त मित्र हैं सबकी बहुत ज्यादा कंप्लेन कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी से है। वो कंप्लेन है भी है, गुस्सा भी है, और उनका ये कहना है कि इन लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। और मेरे सारे दोस्त मित्रों के पास एक एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसको अगर राहुल गांधी मान ले तो वो बिल्कुल 100% जीत जाएंगे, और उस प्रिस्क्रिप्शन को अगर नहीं माने तो राहुल गांधी के लिए मुश्किल होगा। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि भाई मोदी जी बहुत अच्छा, मोदी जी जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट कचहरी सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, अब विपक्ष को शायद उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। 146 लोगों को वो सदन से बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं। अब मतलब मैं भी थोड़ा हतप्रभ हूं कि इसमें विपक्ष क्या करे। और ये पुराने प्रदर्शन और वो वाले अब जमाने नहीं है जो समाजवादी जो किया करते थे, जो संतोष भारती भाई साहब के जमाने के लोग करते थे कि धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, ये वो। मुझे अब ये अब तो लोग जेल भी जाते हैं तो उनको पता है कि जो आज आज जरा जेल वाला है मामला, शाम तक आ जाएंगे। लोग जेल 2-4 घंटे के लिए जाते हैं जब किसी भी पार्टी के, उनको पता है कि बस थाने तक जाएंगे और फिर चले आएंगे। मैं ओम चांदी साहब ये पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की ट्रेन छूट चुकी, मतलब इंडिया अलायंस की ट्रेन छूट चुकी है, कि अभी भी उसमें कोई गुंजाइश है, वो कुछ पकड़ सकती है 2024 का इलेक्शन? ये ओम चांदी बयान साहब। बहुत ना ये बयान बहुत नासमझी भरा है। देखिए, कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी है और रीजनल पार्टीज के साथ में उसका कंपोजिशन बनना है। और कंपोजिशन बनने के लिए उसके साथ इबारत बड़ी साफ है। हिंदुस्तान के जैसे का प्रियम्बल का जो खाका है बना हुआ है, सबके सामने है, उसको बोलना है, बतियाना है। और जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि नफरत की दुकान के खिलाफ, नफरत की माहौल के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो ये एक जुमला है जो बहुत आसानी से गले से उतरता है। ये कमजोर पड़ गया ऐसा लगता है, क्योंकि जो जो धुंध छाई हुई है 800-900 टीवी चैनल्स और साथ साथ में जो सोशल मीडिया पे जो हाहाकार मचाने वाली टीम इनकी जो भारतीय जनता पार्टी के पास में या आरएसएस के पास में, जो अडानी अंबानी के माध्यम से इतनी रिच हैं कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जन जन तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन तकलीफें कम नहीं हो रही, तकलीफें लगातार बढ़ रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है। 3 राज्यों में जो चुनाव हुए उनमें पता है कि इतनी पराजय के बावजूद भी उनको कितनी वोट मिले हैं। और उन वोट से, जैसे राजस्थान में जानता हूँ, राजस्थान में 11 सीटें हमें इन वोटों से मिल जाती है लोकसभा की, जहाँ 0 है इस वक्त। तो इसका मतलब यह है कि लोगों में चेतना का लेवल है। लेकिन साथ साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि जो लेगेसीज रही हैं, कम्युनिटी, कास्ट और रिलीजन एक लेगेसी है जिसको विद्वानों ने बड़े भले तरीके से समझाया है। अगर मोरिस जोन्स पढ़ा हो तो समझ में आता कि हिंदुस्तान की राजनीति में लेगेसीज कैसे काम करती हैं। रजनी कोठारी ने उसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन किया है। और उस एक्सप्लेन करने को, चूंकि मुझे लगता यह है कि इनके पास में वक्ता ऐसे नहीं है जो इन सब चीजों को कन्वे कर सकें और लोगों को जोड़ सकें, तो सीधे सीधे देखिए, जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, यानी कि अमित शाह साहब या मोदी जी बोलते हैं, वो भाषा गले से नीचे नहीं उतरती। ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन उसको प्रचारित ऐसे किया जाता है कि जैसे उन्होंने जो बोल दिया उसका बड़ा चर्चा हो रहा है। और तो इसलिए इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जो मीटिंग जो अभी दिल्ली में हुई, आज जो हो रहे हैं, आज प्रदर्शन जो कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके, वो सब एक संकेत है। और ये संकेत बड़ी तेजी के साथ में दौड़ते हैं, जो कभी भी क्या मतलब जल्दी अपनी शक्ल ले लेंगे और जल्दी अपना रास्ता बनाएंगे, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। तो ये परेशानी से हताश होकर के कही हुई बातें हैं, ऐसा कि कुछ हो नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आग लगी है और आपको दिख नहीं रहा है, धुआं उठ रहा है। ये धुआं जो है वो आग में, फायर में तब्दील होगी। मैंने देखा है, मैंने इमरजेंसी देखी है बहुत ठीक तरीके से, और किस तरीके से हमारी मजाक उड़ाई जाती थी उस वक्त। इमरजेंसी के जो अनुयायी थे वो क्या क्या बोलते थे मुझे ठीक से याद है। लेकिन वो जब भड़का तो पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस साफ हो गई। आपने देखा जनता पार्टी के बनने के बाद लोग कह रहे थे कैसे होगा ये। जरूरत सब कर देती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सांप्रदायिकता और फैसिज्म जो आप एलेज करते हैं, अपोजिशन एलेज करता है, तो सच में है। उससे मुकाबला करने के लिए आपके पास में स्ट्रेटेजीज भी बन गई हैं। आपके पास में बड़े आलिम और अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे में यूं सोचना कि कुछ हो नहीं रहा, निश्चित रूप से हो रहा है। और महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजें बड़ी सलीके से सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह का प्रचार किया जाता है, वो प्रचार अपने आप में
लोगों को थोड़ा सा ऐसा ख्याल पैदा कर देता है कि शायद कुछ हो नहीं रहा है, ये तो बिखर गया। और जिस तरह से लालू जी नाराज हो गए थे, नीतीश जी नाराज हो गए थे, या वो नाराज हो गए थे, वो अंदर बैठ के सुन रहे थे क्या? जिन लोगों को तकलीफ, जो तकलीफ ज्यादा है, जिनको महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हाल हो रहा है, ईडी क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, और इनकम टैक्स क्या कर रहा है, और सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब दिख रहा है ना सब। तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि कोई कमजोर बन रहा है सिलसिला। तेजी के साथ में बन रहा है, लेकिन समझ के साथ में बन रहा है। नासमझियां जो थी वो खत्म होती चली जा रही हैं, और सीट शेयरिंग का मामला है वो भी निश्चित रूप से जल्दी ही हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। अब बोलने का सिलसिला है कि सबको साथ लेके चलना है, तो उसमें अपने स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। जब आप फासिज्म से लड़ने की बात अगर करते हैं, तो फासिज्म से लड़ने के लिए आपको जॉर्जी दोमित्रोव को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के, वो सेकेंड वर्ल्ड, ये सारा उन लोगों ने देखा है। हिटलर को देखा है, मुसोलिनी को देखा है, वैसी टेंडेंसीज हैं, उसी तरह की टेंडेंसीज है। उन टेंडेंसीज से मुकाबला करने के लिए ये सारे हथियार, उसमें टेक्नोलॉजी और आ गई। वो टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक है, उससे निपटने का सिलसिला भी लोग सोचेंगे। जब आप और मैं सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोचेंगे जो एक ग्रुप बना करके और पूरे देश के अंदर विपक्ष के रूप में, जिनको कि जो अपने आप को पेश करना चाहते हैं, और जब सत्ताधारी दल कह रहा है कि विपक्ष को समाप्त कर दो, जिस तरह से लोकसभा चल रही है, ये सब पता लग रहा है ना सब। अगर पता नहीं लग रहा होता और एहसास नहीं होता, तब कहा जा सकता है कि कुछ हो नहीं रहा। मुझे लगता है कि बहुत तेजी के साथ में काम होने लगा, और जितना ये 143 जो आज निकाले हैं, 146 शायद जो कर दिए हैं सस्पेंड उनको, तो अपने आप में मैसेज जाता है। वो 146 की लोकसभा की कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर कर रही है, वो बताइए। विधानसभाएं कितनी कवर कर रही है एक एमपी के साथ में? उन सब में पहुंचने का जरिया है एक आपके पास में नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और बाद में सारी रीजनल पार्टीज हैं। उनका समन्वय बैठने में कहाँ दिक्कत होती है? अगर बड़ी पार्टी अपने आप को साथ लेके चलने की अगर बात कह रही है, तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इतने जल्दी तलाश होने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में ओम सैनी साहब एक कुछ काम करते हैं, और ओम सैनी के नाम का पैसा मैं ले आता हूं, तो ये मेरी स्मार्टनेस मानी जा रही है, मुझे ठग नहीं माना जा रहा है। मतलब सारे लोग वाहवाही कर रहे हैं, क्या बीजेपी का स्मार्ट मूव था। आप इसको ठगी मानते हैं कि नहीं? एक तो मैं आपसे ये पूछ लूं कि अगर भाई कांग्रेस के नाम से तुम पैसा ले आ रहे हो, तो ये ठगी की कैटेगरी में आएगा कि नहीं? पुराने जमाने में 420 का मुकदमा इसमें लग सकता था कि नहीं लग सकता था? एक तो ये पूछ लूं आपसे। दूसरा, मैं एक और चीज आपसे पूछ लूं, जो मुझे, मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं कि राजस्थान इलेक्शन में सारी कुछ चीजें हुई, लेकिन एक उसका एक पक्ष ये भी था कि बीजेपी 5 साल तक लगातार अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का काम करती रही, मतलब गिराने की कोशिश करती रही। अगर आप पावर पॉलिटिक्स में हैं, तो अशोक गहलोत को, अपने लोगों को अगर साथ रखना था, तो एक ही आश्वासन देना था, तुम्हारा टिकट नहीं कटेगा। और अशोक गहलोत वो टिकट नहीं काट पाए। और क्या ये भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि बीजेपी का इतना प्रेशर था कि अशोक गहलोत को उन लोगों को साथ रखने के लिए और क्या कहते हैं, भाई तुम्हें, तुम्हारा टिकट नहीं कटेगा, वो भी एक कारण हुआ। तो इन दोनों चीजों पे ये क्या ठगी है कि नहीं है, कि ये स्मार्टनेस है आज के जो मॉडर्न उसमें? और दूसरा, ये अशोक गहलोत का जो टिकट नहीं काट पाना भी एक कारण था कांग्रेस के हारने का। सबसे पहले तो आनंद जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि संतोष जी ने कुछ बात कही जिनका जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग साहब, मैं पहले नहीं संतोष नहीं नहीं जी हम सब लोग सीनियर हैं, और नहीं, और हम, मैं हरदम मानता हूं कि वो आज भी सीनियर तो वो मेरे मेरे इसलिए मैंने इनकी पत्रकारिता देखी है। मैं 80 बरस का हो गया। इनको, संतोष जी को शायद मुरारका जी मेरे मित्र भी रहे हैं, मैं जानता हूँ ठीक से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने मास ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और वो कांग्रेस के पास में ऑल ओवर कंट्री हैं, वो सुप्त हैं। उनको सक्रिय करना, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मदद करना चाहते हैं बाहर बैठ करके। हम उनके कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, लेकिन उनको तो आगाह तो कर सकते हैं। जैसे शीतल जी ने आगाह किया, आपने आगाह किया, ये आगाह करने का सिलसिला है। हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं उस तरीके से, लेकिन आगाह करना, अगर अनुभव है आपके पास में, मेरे पास में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी में होल टाइम में जो कम से कम 10 बरस का अनुभव है। मैं बता सकता हूँ कि मास ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, और सुप्त हो जाते हैं, लेकिन किसी वक्त भी तैयार हो सकते हैं वापस। अशोक गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस को इस तरीके से तैयार करके 156 सीटें हासिल की थी। मेरा आकलन चुनाव में गड़बड़ हुआ तो मैं खुद हैरान रहेगा कि लोग किस तरीके से चीजें बदलने लगे हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई, और मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे निराशा पैदा हो।
मैं हर चीज को बताते हुए भी ये आशावान रहना चाहता हूं कि इस दुष्टता से निपटा जाता है जो वर्तमान शासक दल कर रहा है। तो इसीलिए मैंने सब कहा था कि ये सिलसिला है। और जहां तक ये जो पैसा लेने का सिलसिला है, उसमें जिन साहब को ट्रेजरर बना रखा है और जिन्होंने वो सब किया है, ही इज रेस्पॉन्सिबल। ये तो सचमुच में मूर्खता की है। अजय माकन साहब ने राजस्थान में ही सब गड़बड़ कर डाली। उनको उन्होंने जो राजस्थान में जो भुगता है, हमें आप चूंकि कह सकते हैं, वो भुगतना भी अजय माकन साहब की वजह से ही हुआ। अगर उन्होंने ये सब ना किया होता तो सचिन पायलट का सिलसिला ही नहीं बनता, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से पार्टी बना दिया उन्होंने उस सारे प्रोसेस को, तो उसमें जो नुकसान हुआ है वो राजस्थान में आप देख लीजिए बड़े। क्योंकि वो एक कम्युनिटी है जो लगातार अपनी राय को बदलने से इनकार करती रही कि नहीं हमारे तो ये हुआ। तो वो तो देखिए, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी सिलसिला था। पैसा उनके पास जाएगा, पैसा उनका गया तो नामसमझी का, जिनको ट्रेजरर बना रखा है आपने, तो ट्रेजरर अगर इन सब बातों को गौर नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि नासमझी हुई है। लेकिन नासमझी होने का मतलब इंडिया गठबंधन या कांग्रेस समाप्त नहीं हो गई, ठीक हो जाएगा, करेक्ट कर लेंगे। लेकिन और शर्मिंदा होंगे जो साहब भी इसके लिए जिम्मेवार है। तो मैं तो इसी तरीके से कह रहा था। हमारा मतलब कहीं भी कोई एक्टिविज्म के साथ में चलने का नहीं। अगर एक्टिविज्म ही करना होता तो जर्नलिज्म में काहे बात है। तो मैं इसीलिए बोल रहा था, संतोष जी आप ठीक कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा था वो इसलिए बोल रहा था कि मुझे इस बात का अनुभव है। मैंने मिसेस गांधी को भी देखा, मैंने वीपी सिंह को भी देखा, मैंने मिसेस गांधी की वापसी भी देखी, मैंने अटल जी को भी देखा, मैंने 2 सीटें भी देखी उनके, उसके बाद में उनका शासन भी देखा, मैंने मोदी साहब को भी देखा। जब ये भैरव सिंह जी के पास में आते थे तो कैसे थे, मैंने तब से जानता हूँ मैं। तो इस हिसाब से चीजें बदल गई हैं। लेकिन उन बदलने के साथ साथ में डेमोक्रेटिक फोर्सेस का सिलसिला भी नहीं बदला, सेकुलरिज्म का सिलसिला भी नहीं बदला, फासिज्म का सिलसिला भी नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जनसंघ के वक्त से जो धारणा थी वही आज भी बरकरार है और मजबूत हो गई। कमजोर हो गए थे तो जनसंघ वाली सारी चीजें अडॉप्ट कर ली इन्होंने आकर के। अभी तब जाकर के इनका रामलला का मंदिर वाला सिलसिला और कौन कौन से धार्मिक वो सारे सिलसिले बने हैं, तो वो सब समझ में आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इन बातों के माध्यम से कोई निराशा व्यक्त नहीं करनी चाहिए और उनको सजेस्ट करना चाहिए कि आप लोग अगर इस लड़ाई में डटे रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जो हमारे अनुभव है हम उनके हिसाब से बोलते हैं और उन तथ्यों के रूप में पेश करते हैं। उसके बाद में उनकी इच्छा हो तो स्वीकार करें, इच्छा ना हो तो ना स्वीकार करें। लेकिन हमें बुरा लगेगा अगर स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर स्वीकार करेंगे तो वो सुख पाएंगे। यही कहना चाहता हूँ जी।